होरिया एक शादीशुदा औरत थी, मगर इसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। इसका शौहर एक छोटी सी नौकरी करता था और बामुश्किल घर का खर्च चलाता था। एक दिन कंपनी के ताकतवर मालिक की नजर होरिया पर पड़ी और इसी लम्हे इसके दिल में यह खतरनाक ख्वाहिश जन्म ले बैठी। इसने फौरन अपने मातहत को हुक्म दिया कि इस औरत के शौहर को इसके सामने पेश किया जाए। जब होरिया का शौहर इसके सामने खड़ा था तो इस शख्स ने निहायत सर्द लहजे में यह कैसी बात कही जिसने इसकी रूह तक हिला दी। इसने कहा कि वो रात के अंधेरे में अपनी बीवी को इसके घर ले आए, बदले में जितनी रकम चाहे ले ले, और अगर इनकार किया तो अंजाम जेल होगा। गुर्बत और मजबूरी के बोझ तले दबे इस मर्द के पास कोई रास्ता न बचा और वो ये कैसे फैसले पर मजबूर हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस रात होरिया एक अजनबी मकान में बैठी आंसू बहा रही थी। इसकी इल्तिजाएं, इसकी फरियादें सब बेअसर रही। इसकी इज्जत को रोन दिया गया और इसके वजूद को सिर्फ एक सौदा समझा गया। जब वो शख्स अपनी हवस की तस्कीन कर चुका तो इसने चंद नोट होरिया की बैग में डालने चाहे, मगर इस लम्हे इसकी नजर एक तस्वीर पर जा ठहरी। तस्वीर देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी पुराने जख्म को अचानक किसी ने छेड़ दिया हो। ये तस्वीर होरिया के वालिद की थी, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठे थे। वो सख्त मिजाज जरूर था, मगर अपनी गैरत और उसूलों पर कभी समझौता ना करता था। इसके नजदीक बेटी की जिंदगी का महूर सिर्फ इसका घर और शौहर होता है। इसी सोच के तहत इसने होरिया की तालीम अधूरी छोड़कर इसकी शादी जल्दी कर दी थी। होरिया की शादी इसके कजिन ओवैस से हुई थी। ओवैस एक आम सा इंसान था, मगर इसके दिल में खुलूस और मोहब्बत बेइंतहा थी। शादी की पहली ही रात इसने हुरिया को यह एहसास दिलाया कि वो इसके ख्वाबों का गला घोंटने नहीं आया, बल्कि इनको सहारा देने आया है। इसने कहा था कि अगर वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती है तो वो इसके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगा, चाहे हालात कितने ही तंग क्यों ना हो। यही अल्फाज होरिया के लिए उम्मीद की किरण बन गए। दिन गुजरते गए और उवैस की मेहनत और मोहब्बत के साए में होरिया ने खुद को संभालना शुरू किया। वो दोबारा पढ़ाई की तरफ लौटी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत में एक निखार आने लगा। इसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि ख्वाब भी चमकने लगे थे। कॉलेज की जिंदगी ने इसे एक नई दुनिया दिखाई। सालाना तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। हर तरफ रोशनी, खैखखे और रंगीनी थी। इसी माहौल में होरिया ने खुद को एक नई पहचान दी। इसने मेहनत की, खुद पर यकीन किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसका नाम नुमायां कामयाबी के साथ सबके सामने आया। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसका बोझ वो अकेले उठा रही थी। कुछ अरसे बाद वही ताकतवर शख्स दोबारा इसके सामने आया, मगर इस बार हालत बदल चुके थे। होरिया अब वो कमजोर लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ आंसू बहाती थी। इसने इस शख्स की आंखों में आंखें डालकर इसे इसके गुनाह का एहसास दिलाया। इसे बताया कि इज्जत छीनी जा सकती है मगर खुददारी नहीं, और अगर वो चाहे तो इसकी हकीकत दुनिया के सामने ला सकती है। वो शख्स जो कभी सब पर हावी रहता था आज खुद खौफ में मुब्तला था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि एक नए आगाज की तरफ बढ़ती है, जहाँ होरिया ने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि इन सब औरतों के लिए आवाज उठाएगी जो खामोशी में जुल्म सहती हैं। इसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला और ये एक मिसाल बन गई कि टूट कर भी संभाला जा सकता है और अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। कमरे के एक पुरसुकून कोने में वो लड़की खामोशी से खड़ी थी, जैसे इस हुजूम का हिस्सा होते हुए भी इससे अलग हो। ना वो किसी से ज्यादा बात कर रही थी और ना ही इर्द गिर्द की रौनकों में दिलचस्पी ले रही थी। इसके हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी जिस पर इसका नाम और रोल नंबर दर्ज था, जैसे इसकी सारी पहचान इसी में सिमट आई हो। इसकी सहेली ने मुस्कुराते हुए इसे बताया कि इस बार भी पहला नंबर इसी का है और ट्रॉफी भी वही लेगी, मगर वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। इसके लहजे में खुशी से ज्यादा सुकून था। इसने मुख्तसर जवाब दिया कि वो खुश है क्योंकि इसकी मेहनत रंग ले आई, मगर अब बस चाहती है कि तकरीब खत्म हो और वो घर लौट जाए। इसकी सहेली ने इसे छेड़ा कि वो इतने बड़े फंक्शन में भी संजीदा बैठी है, जहां एक मारूफ और कामयाब बिजनेसमैन मेहमान खुसूसी के तौर पर आने वाला है, मगर इसने बेनियाजी से बात टाल दी।
جیسے ان سب چیزوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اسی دوران پرنسپل اسٹیج پر آئے اور مہمان خصوصی کو پر تپاک انداز میں تعارف کروایا۔ تالیوں کی گونج میں وہ نوجوان اسٹیج پر آیا جس کے انداز میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تلاش۔ وہ بظاہر اس تقریب میں خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار کسی انجانی سمت میں کھینچی جا رہی تھی۔ پروگرام کے مختلف حصے مکمل ہونے کے بعد انعامات تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو پہلی پوزیشن کے لیے حوریہ احمد کا نام پکارا گیا۔ وہ آہستگی سے اسٹیج کی طرف بڑھی، نظریں جھکائے، اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے۔ پورا ہال اس کی طرف متوجہ تھا، مگر ایک نظر ایسی بھی تھی جو اسے کچھ اور انداز سے دیکھ رہی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس نے انعام لیا، مختصر سا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑ گئی۔ جب اس شخص نے رسمی طور پر اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو اس نے صرف سر ہلا کر جواب دیا اور بغیر رکے واپس چلی گئی، جیسے وہ کسی غیر ضروری تعلق سے بچنا چاہتی ہو۔ اس نے پرنسپل سے اس کا نام پوچھا تو جواب ملا کہ وہ کالج کی سب سے ذہین طالبہ ہے۔ اس نے بظاہر سر ہلا دیا، مگر اس کے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ تقریب کے بعد جب مہمانوں کو کالج کی نئی عمارت دکھائی جا رہی تھی تو وہ سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی کسی اور ہی خیال میں گم تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک دروازے کے پاس کھڑی اسی لڑکے پر پڑی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ پہلی بار اس نے اس کے چہرے پر ایک بے فکر اور سچی مسکراہٹ دیکھی تھی، اور شاید اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی عام نہیں بلکہ یہ ایسی کہانی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پرنسپل نے جب لائبریری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروانا چاہا تو وہ لمحہ جیسے ادھورا رہ گیا، کیونکہ اس شخص کی توجہ کہیں اور جا چکی تھی۔ اس کی نظریں ہجوم میں کسی ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اس لڑکی حوریہ احمد کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کی جائے۔ اس کا گھر، اس کا خاندان، سب کچھ۔ سیکرٹری اس غیر معمولی حکم پر چونک گئی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی طالبہ کے لیے اس قدر دلچسپی ظاہر کی گئی ہو، مگر اس نے سنجیدگی سے بس اتنا کہا کہ اسے پہلی بار کوئی چیز خاص محسوس ہوئی ہے۔ اسی رات ایک مکمل فائل اس کے دفتر میں لا کر رکھ دی گئی۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا اس فائل کے ورق پلٹا رہا۔ ہر تفصیل، ہر ریکارڈ اس کے سامنے تھا، تعلیم، کارکردگی، سب کچھ۔ مگر یہ حقیقت نے اس کے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس نے نظریں جما کر دوبارہ پڑھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا شوہر اویس احمد ہے، جو اسی کے ایک منصوبے پر ایک معمولی مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے اندر ایک نیا تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے فائل بند تو کر دی، مگر اس کے ذہن میں کئی دروازے کھل چکے تھے۔ اگلے دن اس نے اپنے مینیجر کو بلا کر حکم دیا کہ اویس کو فوراً اس کے دفتر بھیجا جائے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر بات میں ایک پوشیدہ اور ارادہ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کسی معمولی ملاقات کے پردے میں کچھ اور سوچ رہا ہو۔ ادھر حوریہ جب گھر پہنچی تو اویس نے حسب معمول مسکراتے ہوئے اس سے فنکشن کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ سب ٹھیک رہا، انعام بھی ملا، اور ایک بڑے آدمی کی موجودگی کا ذکر بھی سرسری انداز میں کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہی شخص اب اس کی زندگی کے گرد ایک نادیدہ دائرہ کھینچ چکا ہے اور جلدی ہی سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح حوریہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج کے دفتر پہنچی۔ پچھلے ہفتے ایک نئے ٹرسٹ کے قیام کا اعلان ہوا تھا، جس کا مقصد ضرورت مند طالبات کی مدد کرنا تھا، اور چند منتخب لڑکیوں کو فنڈ جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جن میں حوریہ بھی شامل تھی۔ آج انہیں اسی سلسلے میں ایک بڑے دفتر جانا تھا۔ اس کی سہیلی نے راستے میں بتایا کہ وہ اسی بزنس مین کے آفس جا رہی ہے جو فنکشن میں آیا تھا۔ حوریہ نے ہلکی سے جھجک کے ساتھ کہا کہ وہ کسی خاص ملاقات کی خواہش نہیں رکھتی، مگر سہیلیوں نے ہنسی میں بات ڈال دی کہ شاید اس کی موجودگی سے کام آسان ہو جائے۔ جب وہ تینوں دفتر پہنچے تو انہیں انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس سکوت کو اور گہرا کر رہی تھی۔ حوریہ کے دل میں ایک انجانا سا اضطراب تھا، جیسے وہ کسی ایسے لمحے کے قریب آ رہی ہو جس سے وہ بچنا چاہتی ہو، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ حوریہ نے آہستہ سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک فائل نکالی جس میں ٹرسٹ کی مکمل تفصیلات اور درخواست بڑے سلیقے سے ترتیب دی گئی تھی۔
तीनों लड़कियां खामोशी से इंतजार कर रही थी कि कब इन्हें अंदर बुलाया जाए। कुछ ही देर गुजरी थी कि सेक्रेटरी दरवाजा खोलकर अंदर आई और हल्के से रस्मी अंदाज में पूछा कि आप में से कौन सर से मुलाकात करेगा। नाजिश ने फौरन जवाब दिया कि वो सब आएंगी, मगर सेक्रेटरी ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया और कहा कि सर ने खास तौर पर हिदायत दी है कि सिर्फ वही लड़की अंदर आए जो फंक्शन में स्टेज पर आई थी। ये सुनकर नाजिश और जमीला ने हैरत से एक दूसरे को देखा, जबकि हुरिया के चेहरे पर हल्की सी उलझन उभर आई। इसने धीमी आवाज में कहा कि यह सबकी नुमाइंदगी है, इसलिए सबको जाना चाहिए, मगर सेक्रेटरी ने साफ अल्फाज में कहा कि हुक्म यही है। लम्हा भर को फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई अनदेखा दबाव इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। हुरिया ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और आहिस्ता से खड़ी हो गई। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसके कदम मामूल से कुछ ज्यादा भारी लग रहे थे, जैसे दिल किसी अनजाने खदशे से भरा हुआ हो। इसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि वो ये कैसे माहौल में दाखिल हो रही है जहां हर चीज गैर मामूली हद तक संजीदा और बोझल है। और शायद यही वो लम्हा था जहां इसकी जिंदगी एक नए और गैर मुतखा रुख की तरफ मुड़ने वाली थी। कमरे में दाखिल होते ही हुरिया ने एक लम्हे को रुककर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स आवेजा थी, मेज पर फाइलें निहायत तरतीब से रखी थी और सामने ऊंची कुर्सी पर बैठा वो शख्स अपनी मखसूस संजीदा मगर पुर इसरार नजरों से इसे देख रहा था। इसने नरम लहजे में इसे बैठने का इशारा किया। हुरिया ने ज्यादा तौखुफ के बगैर फाइल आगे बढ़ाई और मुख्तसर अंदाज में बताया कि यह एक तालीमी ट्रस्ट के लिए दरख्वास्त है जिसका मकसद गरीब तालिबात की मदद करना है। इसने खामोशी से फाइल खोली, चंद सफ़ात देखे और बगैर किसी सवाल के चेक पर दस्तखत कर दिए। हुरिया इस गैर मुतखा आसानी पर चौंकी, मगर इसने सिर्फ रस्मी शुक्रिया अदा किया और वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वो शख्स कुछ देर तक खामोश बैठा दरवाजे की सिमत देखता रहा, जैसे इसके जाने के बाद भी इसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। बाहर आकर हुरिया ने अपनी सहेलियों को मुख्तसर सा बताया कि काम हो गया है, चेक मिल चुका है और मजीद किसी बात की जरूरत नहीं। वो सब वापस लौटने लगे, मगर हुरिया के लहजे में एक अजीब सी बेजारी थी, जैसे वो इस मुलाकात को जल्द अज जल्द भुला देना चाहती हो। शाम को घर पहुंचकर इसने मामूल के मुताबिक खाना खाया। उवैस ने इससे दिन के बारे में पूछा तो इसने बस इतना बताया कि एक बड़े आदमी से फंड के लिए मुलाकात हुई थी, जिसने फौरन मदद कर दी। इसके बाद दोनों खामोशी से अपने अपने ख्यालों में गुम हो गए, जैसे जिंदगी इतनी सादा रफ्तार से चल रही होगी, मगर हकीकत में कुछ बदल चुका था। इधर इसी दफ्तर में गैर मामूली खामोशी थी। इसने अपने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थी और बार बार हुरिया की फाइल खोलकर देख रहा था। बेज़ाहिर इसमें कुछ खास नहीं था, मगर एक हकीकत ने इसके जहन को उलझा रखा था। वो शादीशुदा थी। इसी दौरान सेक्रेटरी अंदर आई और इसके खानदान के बारे में मजीद मालूमात दी। जब इसे मालूम हुआ कि इसका शौहर इसी के एक प्रोजेक्ट पर यह काम वर्कर के तौर पर काम करता है, तो इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे इसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। इसके अल्फाज में एक अजीब सा यकीन था कि कुछ चीजें वो हमेशा हासिल कर लेता है, चाहे हालात कुछ भी हो। अगले दिन उवैस को दफ्तर बुलाया गया। वो उलझन में था कि एक बाअसर शख्स को इससे क्या काम हो सकता है। जब वो सामने खड़ा हुआ तो इसे सीधी बात सुनाई गई, एक ऐसी पेशकश जिसने इसके होश उड़ा दिए। इसे कहा गया कि अगर वो अपनी बीवी को छोड़ दे तो बदले में इसे हर वो चीज मिल सकती है जिसकी वो ख्वाहिश करे। उवैस के लिए ये लम्हा किसी इम्तिहान से कम ना था। इसके चेहरे पर हैरत, खौफ और बेयकीनी सब एक साथ नुमायां थे। इसने हिचकिचाते हुए पूछा कि आखिर इस सब की वजह क्या है, तो जवाब निहायत साफ और बेरहम था कि इसकी बीवी अब किसी और की ख्वाहिश बन चुकी है। यह सुनकर उवैस के दिल में जैसे कुछ टूट गया। एक तरफ इसकी मोहब्बत और इज्जत थी और दूसरी तरफ ताकत और लालच का वो जाल जो इसके गिर्द बुना जा रहा था। अब फैसला इसके हाथ में था, मगर यह फैसला सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि हुरिया की तकदीर भी बदलने वाला था। उवैस ने कुछ देर खामोश रहकर गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? सामने बैठे शख्स के लहजे में ना कोई गुस्सा था ना नरमी, बस एक ठंडी सी हकीकत थी। तो फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी और मुमकिन है इस शहर में तुम्हें कहीं और काम भी ना मिले। ये अल्फाज धमकी नहीं थे
मगर इनका बोझ उवैस के दिल पर साफ महसूस हो रहा था। वो कुछ लम्हे सर झुकाए बैठा रहा, जैसे अपने अंदर किसी जंग से गुजर रहा हो। फिर इसने बमुश्किल पूछा, कितनी रकम देंगे आप? जवाब फौरन आया, इतनी कि तुमने कभी सोची भी ना हो। फिर एक और शर्त रखी गई कि पहले तलाक का सबूत दिया जाए, आधी रकम फौरन और बाकी बाद में। उवैस ने नजरें झुका ली। इसके पास कहने को कुछ न था, बस इतना कहा कि इसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जवाब में हल्की सी मुस्कुराहट मिली और ये जुमला, ज्यादा वक्त मत लेना, मैं इंतजार कम और फैसले ज्यादा करता हूँ। दफ्तर से निकलते वक्त उवैस के कदम बोझल थे, जैसे जमीन इसके नीचे से खिसक रही हो। वो जानता था कि ये खेल इसकी हैसियत से कहीं बड़ा है और इसमें इनकार की गुंजाइश न होने के बराबर है। दूसरी तरफ होरिया अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थी। वो कॉलेज जा रही थी, ट्रस्ट के काम में मसरूफ थी और इसकी मेहनत से कई जरूरतमंद लड़कियों की मदद शुरू हो चुकी थी। सब इसकी तारीफ कर रहे थे। नाजिश ने भी कहा कि इस फंडिंग की वजह से बहुत कुछ मुमकिन हुआ है, मगर हुरिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं। खास तौर पर उवैस के बदलते रवैये ने इसे उलझा दिया था। घर आकर उवैस का रवैया और भी खामोश हो गया। ना वो पहले की तरह बात करता, ना मुस्कुराता और ना ही इसकी आंखों में वो सुकून बाकी था। हुरिया ने कई बार पूछा कि क्या बात है, मगर हर बार इसे यही जवाब मिला कि वो बस थका हुआ है। मगर वो जानती थी कि ये थकन नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी कश्मकश का असर है। इस खामोशी में यह खौफ छुपा था, जैसे कोई तूफान करीब हो और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने वाला हो। अगली सुबह उवैस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदलने की बुनियाद रख दी। वो खामोशी से एक वकील के पास गया, जहां इसने तलाक के कागजात के बारे में बात की। इसके हाथ कांप रहे थे, दिल बार बार इसे रोक रहा था, मगर हालात ने इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां हर रास्ता किसी न किसी नुकसान की तरफ जाता था। अब वो ये कैसे फैसले के दिहाने पर था जिसके असरात सिर्फ इसकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहने वाले थे, बल्कि हुरिया की दुनिया भी इसके साथ बदलने वाली थी। तलाक के कागजात की फरासत हाथ में लिए उवैस जैसे किसी गहरे भंवर में उतरता जा रहा था। रकम की चमक, रोजगार का खौफ और एक ताकतवर इंसान का दबाव, ये सब मिलकर इसके हौसले को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो जानता था कि जिस दिन ये रिश्ता खत्म होगा, सिर्फ एक निकाह नहीं टूटेगा, बल्कि कई कहानियां बिखर जाएंगी। खेल शुरू हो चुका था और हर कदम के साथ एक नया राज सामने आ रहा था। इसी रात देर गए वो शख्स अपने दफ्तर में बैठा किसी से सर्द लहजे में बात कर रहा था। फोन रखते ही इसने फौरन हुक्म दिया कि उवैस को बुला लिया जाए और ये मुलाकात मुकम्मल राजदारी में हो। कुछ ही देर बाद उवैस कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थी और नजरें झुकी हुई। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। सामने बैठे शख्स ने बगैर किसी तहमीद के सीधी बात की और इससे फैसला मांगा। उवैस ने हिम्मत करके कहा कि इसे वक्त चाहिए, मगर जवाब मिला कि वक्त अब इसके पास नहीं है। इसे साफ अल्फाज में बताया गया कि यह मौका इसे इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से फैसला करे, वरना हालात इसे खुद मजबूर कर देंगे। उवैस ने कमजोर आवाज में कहा कि वो इसकी बीवी है, मगर जवाब में सिर्फ एक पेशकश थी, ऐसी रकम जो इसने कभी ख्वाब में भी ना सोची हो, 1 करोड़ रुपये। आधी रकम फौरन और बाकी बाद में। इसके अलावा माहिना मदद और एक नई दुकान का वादा। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। उवैस के लिए ये सब नाकाबिल यकीन था। इसने सवाल किया कि क्या वाकई हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, और जवाब मिला, ज्यादातर चीजें हाँ। इसके बाद एक लिफाफा इसके सामने रखा गया जिसमें नकद रकम थी, जैसे फैसला इसी लम्हे खरीद लिया गया हो। उवैस ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर बगैर कुछ कहे उठाकर जेब में रख लिया। यही वो लिफाफा था। जब इसके अंदर कुछ टूट गया। अगले दिन वो वकील के दफ्तर में बैठा तलाक के कागजात तैयार करवा रहा था। इसके हाथ तो हरकत कर रहे थे, मगर दिल जैसे कहीं पीछे रह गया था। वकील ने रस्मी तौर पर वजह पूछी तो इसने बात टाल दी, जैसे वो खुद भी सच सुनने की हिम्मत न रखता हो। जब वो घर वापस आया तो इसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसकी खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी और इसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन झलक रहा था, जैसे वो सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार चुका हो। घर का माहौल जो कभी मोहब्बत और सुकून से भरा होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता बोझल और अजनबी होता जा रहा था। उवैस जो पहले हुरिया के साथ बैठकर खाना खाता, बातें करता और इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था,
अब इसी मेज पर बैठकर इससे उलझने लगा था। इसकी बातों में वो नरमी नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सी तलखी आ गई थी जो होरिया के दिल को हर बार चीर देती थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, होरिया ने हमेशा की तरह अपनी नमाज अदा की, नाश्ता तैयार किया और उवैस का इंतजार करने लगी। मगर आज इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था। जब उवैस घर में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक भारी लिफाफा था और चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कभी होरिया को देखकर आ जाता था। इसकी आंखों में थकन के साथ एक बोझ भी साफ नजर आ रहा था। इसने बगैर सलाम किए बस इतना कहा, चाय लाओ। होरिया ने खामोशी से चाय बनाई, मगर इसके दिल में सवाल उठ रहा था। इसने नरमी से पूछा कि सब ठीक है या नहीं, मगर जवाब में सिर्फ काम के दबाव और कुछ उलझी हुई बातों का जिक्र मिला। चाय का कप रखते ही उवैस ने अचानक बात का रुख बदल दिया और ऐसे इल्जामात लगाने लगा जिनका होरिया ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। इसने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि वो कॉलेज में हद से ज्यादा खुलकर मिलती है और शायद अब इसके किरदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर होरिया जैसे साकित रह गई। इसकी आवाज में दुख और हैरत दोनों शामिल थे। इसने वजाहत देने की कोशिश की, अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, मगर उवैस के लहजे में जहर घुल चुका था। इसने इसकी हर बात को झुठला दिया, जैसे वो पहले से ही फैसला कर चुका हो। होरिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने टूटे हुए दिल के साथ कहा कि वो कोई चीज नहीं जिसे पैसों से खरीदा जा सके। वो इसकी बीवी है, इसकी इज्जत है और इसे मोहब्बत करती है। मगर अवैस के दिल पर जैसे कोई पर्दा पड़ चुका था। इसने मोहब्बत को भी शक की नजर से देखा और इसे एक इल्जाम बना दिया। इसके अल्फाज होरिया के वजूद को जख्मी कर रहे थे और वो बेबस खड़ी सब कुछ सुनते रही। अगले चंद दिनों में उवैस का रवैया मजीद सख्त होता गया। वो घर आकर बिलावजह गुस्सा करता, कभी खाना छोड़ देता, कभी चीखने लगता। होरिया के लिए ये सब किसी अजियत से कम ना थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इसके प्यारे शौहर को क्या हो गया है, मगर हकीकत ये थी कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का रास्ता अब आसान नहीं रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? होरिया की आवाज कांप रही थी, मगर उवैस के चेहरे पर अब कोई नरमी बाकी नहीं थी। इसने गुस्से में आकर इसके हाथ से बर्तन छीनकर जमीन पर दे मारा। एक तेज आवाज गूंजी और साथ ही इसके लहजे की सख्ती और बढ़ गई। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसने सर्दे लहजे में कहा। होरिया साकित रह गई। ये कैसा मजाक है? तुम्हें क्या हो गया है? मगर जवाब में इसे सिर्फ एक थप्पड़ मिला जो इसके चेहरे पर नहीं, इसके पूरे वजूद पर लगा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ इसके सुसकने की आवाज तोड़ रही थी। कुछ देर बाद उवैस ने जेब से कागज निकाला और इसके सामने फेंक दिया। ये तलाक है, सब खत्म हो चुका है, अब तुम आजाद हो। होरिया के हाथ कांप रहे थे। जब इसने वो कागज उठाया, आंखें धुंधला गई, आवाज जैसे कहीं गुम हो गई हो। तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मगर इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फैसला पहले ही किया जा चुका था। होरिया ने खामोशी से अपनी चीजें समेटना शुरू कर दी। ना कोई चीख, ना कोई एहतजाज, बस एक टूटा हुआ दिल और चंद यादें। अपनी माँ का पुराना दुपट्टा, किताबें और वो सब ख्वाब जो अब बिखर चुके थे, सब एक बैग में रख लिए। दरवाजे से निकलते हुए वो एक लम्हे को रुकी, पीछे मुड़कर देखा और आहिस्ता से बोली, याद रखना उवैस, कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। फिर वो चली गई हमेशा के लिए। जब वो अपने घर पहुंची तो दरवाजा इसकी माँ ने खोला। इसकी हालत देखकर वो चौंक गई। क्या हुआ बेटा? होरिया ने बामुश्किल कहा। तलाक हो गई। यह सुनकर माँ के हाथ से गिलास गिर गया। बाप अंदर से आया, गुस्से और हैरत में बोला, ये क्या कह रही हो? मगर हकीकत यही थी। माँ ने इसे सीने से लगाया, मगर होरिया के अंदर जो टूटा था वो किसी के गले लगने से नहीं जुड़ सकता था। दिन गुजरते गए, मगर इसके कमरे की खामोशी वैसी ही रही। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठे रही, मोबाइल बंद, नजरें खाली, जैसे जिंदगी से कोई ताल्लुक बाकी ना हो। दूसरी तरफ उवैस अगले दिन दफ्तर पहुंचा और सीधे सादे अंदाज में बता दिया कि काम मुकम्मल हो चुका है। इसे बाकी रकम और वादे दिए गए, मगर साथ ही एक जुमला भी कि इसने पैसे तो ले लिए, मगर जिस चीज को खोया है वो किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकती। उवैस खामोशी से वहां से चला गया, मगर इसके अंदर का सुकून कहीं खो चुका था। इधर एक नया खेल शुरू हो चुका था।
हुरिया के वालिद को एक फोन आया, फिर मुलाकात तय हुई। शाम के वक्त जब वो घर लौटे तो दरवाजे पर एक नफीस लिबास पहने शख्स खड़ा था। शाइस्ता लहजा और पुरसुकून मुस्कुराहट लिए इसने तारुफ करवाया और निहायत एहतराम से अंदर आया। पहले बात कारोबार से शुरू हुई। सरमायाकारी और मदद की पेशकश की गई, जिसने एक आम इंसान के दिल में उम्मीद जगा दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात असल मकसद की तरफ बढ़ने लगी। चंद दिन बाद जब वो दोबारा आया तो इस बार इसने सीधे अल्फाज में कहा कि वो हुरिया के लिए रिश्ता भेजना चाहता है। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। एक तरफ एक बाअसर, अमीर और संजीदा शख्स की पेशकश और दूसरी तरफ एक टूटी हुई बेटी की हालत। हुरिया के वालिद के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा, मगर इनके जहन में सवालात का तूफान उठ चुका था। इसी शाम उन्होंने हुरिया को अपने पास बिठाया और आहिस्ता से कहा, एक रिश्ता आया है। हुरिया ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। जब इसे बताया गया कि ये वही शख्स है जिसने कॉलेज में मदद की थी और अब इसे इज्जत और सहारा देना चाहता है, तो वो चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकी। इसकी आंखों में हैरत, दर्द और एक अनजाना खौफ सब एक साथ उभर आए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जिस शख्स को वो एक अजनबी समझ रही है, दरअसल वही इसकी टूटी हुई जिंदगी के पीछे सबसे बड़ी हकीकत है। वो तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है बेटा। बाप के अल्फाज हुरिया के दिल में उतर तो गए, मगर सुकून न दे सके। इसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, अब्बू मुझे सोचने दे, अभी सब कुछ टूटा है, अभी तो मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई। इसकी आवाज में थकन थी जैसे वो किसी लंबी जंग से लूटी हो। बाप ने समझाने की कोशिश की कि ये एक बड़ा मौका है, एक ऐसा सहारा जो शायद इसकी जिंदगी को नई सिमत दे सकता है, मगर हुरिया ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से नजरें झुकाए अपने कमरे में चली गई, जहां इसकी तन्हाई इसका इंतजार कर रही थी। दफ्तर में बैठा वो शख्स पुरसुकून अंदाज में अगले कदम सोच रहा था। इसके लिए सब एक मंसूबे की तरह था, जिसके हर मरहले पर वो ख्वाब रखे हुए था। इसने इत्मीनान से कहा कि जवाब मिस्बित ही आएगा, जैसे इसे यकीन हो कि हालात आखिरकार इसी के हक में मुड़ेंगे। अगले दिन इसने हुरिया के वालिद से राबिता किया और निहायत शाइस्तगी से इनकी दुकान की मदद की पेशकश भी कर दी। यह एहसान नहीं, दोस्ती का इजहार बताया गया, मगर दर हकीकत ये सब एक जाल की तरह था जो आहिस्ता आहिस्ता बुना जा रहा था। शाम को हुरिया ने अपनी माँ से वो सवाल किया जो इसके दिल में बार बार उठ रहा था, अगर अब्बू मान जाए तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? माँ ने इसके हाथ थामे और नरम लहजे में कहा कि वो सिर्फ इसकी खुशी चाहती है। अगर इसे लगता है कि ये शख्स इसे संभाल सकता है तो शायद इसे एक मौका देना चाहे, क्योंकि जिंदगी कभी कभी टूटने के बाद भी नए रास्ते देती है। ये बात सुनकर हुरिया और भी खामोश हो गई, जैसे वो अपने ही दिल के खिलाफ खुद को काबिल करने की कोशिश कर रही हो। चंद दिन बाद आखिरकार फैसला हो गया। हुरिया के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया। फोन के उस पार एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभरी, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा सोचा गया था। अब निकाह की तैयारियों का आगाज हो चुका था। हुरिया के घर में खुशियों की बातें होने लगी। मोहल्ले में चर्चे होने लगे कि इसकी शादी एक बड़े और बाअसर शख्स से हो रही है। हर तरफ मुबारकबादें थी, दुआएं थी, मगर इन सब के बीच हुरिया का दिल खामोश था। वो खरीदारी के लिए जाती, मगर ना कपड़ों में दिलचस्पी लेती, ना जेवरात में। वो बस एक खामोशी वजूद बन चुकी थी, जिसे जहां बिठा दिया जाता वो बैठ जाती, जिसे कागज पर दस्तखत करने को कहा जाता वो कर देती। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आती, मगर आंखें साथ नहीं देती थी। वो सबके दरमियान होकर भी कहीं दूर खोई हुई थी, जैसे इसका दिल अब भी माजी के मलबे तले दबा हुआ हो। एक रात इसकी माँ खामोशी से इसके कमरे में आई। हुरिया बिस्तर पर बैठी खला में देख रही थी। माँ ने आकर इसके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटा क्या तुम वाकई इस फैसले से खुश हो? ये सवाल सुनकर हुरिया की आंखें नम हो गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं अम्मी, बस लगता है जैसे मैं खुद फैसला नहीं कर रही, बस हालात मुझे ढकेल रहे हैं। कमरे में ये गहरी खामोशी छा गई। बाहर सब कुछ जश्न जैसा था, मगर अंदर एक दिल अब भी डरा हुआ था, और इसे ये भी मालूम नहीं था कि जिसे नई जिंदगी की तरफ वो बढ़ रही है, इसके पीछे कौन सी हकीकत छुपी हुई है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक नई जिंदगी का आगाज होना था, मगर इस आगाज में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर खुशियों के साथ जुड़ी होती है। माँ ने बेटी की खामोशी को महसूस किया और दिल ही दिल में समझ भी गई कि ये सुकून नहीं, एक दबाव है।
کیونکہ بعض اوقات انسان خاموش اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا، نہ کہ وہ واقعی مطمئن ہو۔ حوریہ بھی انہی کیفیتوں میں گھری ہوئی تھی، جہاں نہ وہ انکار کر سکی نہ دل سے ہاں کہہ پائی۔ دوسری طرف اس شادی کی تیاریاں ایک شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی تھی، جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بدلا جا رہا ہو۔ ہر چیز میں یہ خاص اہتمام تھا، مہنگے ڈیزائنز، سجاوٹ اور ہر وہ چیز جو ایک بڑی تقریب کو نمایاں بناتی ہے۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دلہن کا لباس بھی خود منتخب کیا گیا، جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ سب کچھ کامل تھا، مکمل تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی دل کی رضا۔ شادی کے دن شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں تقریب منعقد ہو گئی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، مہمانوں کی بھیڑ اور ہر طرف تعریفوں کا شور تھا۔ حوریہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت میک اپ سے سجا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کسی نئی زندگی کی خوشی میں نظر آتی ہے۔ وہ بس خاموشی بیٹھی تھی، جیسے خود کو اس لمحے کے حوالے کر چکی ہو۔ دوسری طرف وہ شخص سب مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، ہر ایک سے مسکرا کر مل رہا تھا، جیسے اس کے لیے یہ صرف ایک کامیابی ہو جسے وہ مکمل کر چکا ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ہال میں ایک سنجیدگی سے چھا گئی۔ نکاح خوان کی آواز گونجی اور حوریہ نے 3 بار قبول ہے کہا، مگر اس کی آواز مدھم تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ بن کر نکل رہا ہو۔ جواب میں ایک پر اعتماد اور مضبوط آواز سنائی دی، قبول ہے۔ دستخط مکمل ہوئے، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کیمرے چمکنے لگے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک بڑی شادی میں ہوتا ہے، خوشیاں، مسکراہٹیں، تصویریں، مگر ان سب کے بیچ ایک سچ چھپا ہوا تھا، ایک ایسا سچ جو صرف حوریہ کے دل کو معلوم تھا، ایک ایسی کہانی جو باہر سے مکمل دکھائی دیتی تھی مگر اندر سے اب بھی ادھوری تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی حوریہ کی نظریں باہر ہی جمی رہی، جیسے وہ اس کا منظر کا حصہ نہ ہو بلکہ صرف ایک تماشائی ہو۔ اصل نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی اور نرمی سے کہا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، مگر حوریہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا کہ قیمتی چیزیں اکثر صرف سجانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو سیدھا دل میں اترتی تھی۔ اصل نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے اندر چھپی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد حوریہ کو ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ہر چیز شاہانہ ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ قیمتی فرنیچر، نرم روشنی، مہکتی خوشبو، سب کچھ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس خوبصورتی میں ایک اجنبیت بھی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں وہی پر اعتماد ٹھہراؤ تھا، جیسے ہر چیز اس کے خوابوں میں ہو۔ اس کی نظر حوریہ پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سجی سوری، مگر اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو ایک نئی دلہن میں ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت ضرور لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اصل چند قدم آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ یہ رات صرف ان دونوں کی ہے۔ حوریہ نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر سیدھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر الفاظ میں چبھن۔ یہ رات تمہاری ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ ارسل ایک لمحے کو رکا، جیسے وقت اس جملے کا مطلب سمجھنا چاہتا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ حوریہ نے بغیر جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے خریدا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بازار سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ ارسل نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ اس نے اسے خریدا نہیں بلکہ اسے ایک بہتر زندگی دی ہے، مگر حوریہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ محبت کبھی قیمت کے بدلے نہیں ملتی، نہ ہی وہ اس طرح آتی ہے کہ کسی کا گھر توڑ کر، اس کے رشتے ختم کر کے، اسے اکیلا کر کے پھر اسے سہارا دینے کا دعویٰ کیا جائے۔ اس کے الفاظ تیز تھے مگر سچائی سے بھرے ہوئے۔ اصل نے اپنی جگہ سے ہٹنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا اس کے لیے کیا تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے جس کی وہ حقدار ہے، مگر حوریہ نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ سب کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کی اپنی خواہش کے لیے کیا گیا ہے۔ اسے لگا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان بھی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی جہاں دو سچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔
एक ताकत का और एक खुददारी का। तुमने मुझे पा लिया मगर मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हुरिया के ये अल्फाज कमरे में गूंज कर जैसे हर दीवार से टकरा गए। एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर कहीं दूर लटकते फानूस की हल्की सी चिंगार इस सुकूत को और गहरा कर रही थी। असल ने धीमे लहजे में कहा कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी चाहत को गलत तरीके से हासिल कर लेता है मगर इसकी नीयत साफ होती है। हुरिया इसके करीब आई, इसकी आंखों में झांका और पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में बोली, नीयत? क्या तुमने कभी मुझसे पूछा, कभी मेरी मर्जी जानी? तुमने सिर्फ अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने गुरूर से फैसला सुनाया है। असल ने कुछ कहना चाहा मगर वो रुक गया। हुरिया ने इसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सुन लो, मोहब्बत छीनती नहीं, देती है। मोहब्बत इख्तियार सलब नहीं करती, आजादी देती है। इसके अल्फाज में ना चीख थी ना गुस्सा मगर असर ऐसा था कि अरसल के पास कोई जवाब ना बचा। इसने सर झुका लिया जैसे पहली बार इसे अपनी ताकत की कमजोरी का एहसास हुआ हो। मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा था, इसने आहिस्ता से कहा। तो हुरिया ने फौरन जवाब दिया, तुमने मुझे कभी पाया ही नहीं। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया मगर यह सुकून किसी जीत का नहीं बल्कि एक सच के सामने आने का था। हुरिया ने वाज़ा अंदाज में कहा कि इसे किसी दौलत, किसी आसाइश की जरूरत नहीं, इसे सिर्फ अपना सुकून चाहिए और वह सुकून इसके साथ मुमकिन नहीं। असल जो हमेशा हर मैदान में जीतता आया था आज पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। इसने बेबसी से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? हुरिया ने सीधा जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम ये मान लो कि तुमने गलत किया और मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़े हो, फतह की तरह नहीं। ये सुनकर अरसल ने पहली बार नजरें उठाई जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। इसने धीरे से पूछा, अगर मैं मान लूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हुरिया ने सर हिलाया, माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे रब के इख्तियार में है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम आज वही काट रहे हो जो तुमने बोया था। ये कहकर वो मुड़ी, अपनी चादर संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरसल ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रही हो? हुरिया ने रुके बगैर जवाब दिया, इस कमरे से बाहर, क्योंकि ये रात तुम्हारे लिए शुरुआत हो सकती है मगर मेरे लिए एक हिसाब का वक्त था जो मुकम्मल हो चुका है। दरवाजा खुला और वो खामोशी से बाहर निकल गई। कमरे में अब सब कुछ वैसा ही था, रोशनी, सजावट, खुशबू, मगर इन सब के बीच एक चीज बदल चुकी थी और वो थी फिजा। अरसल वही बैठा रह गया और पहली बार इसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहा था वो दरअसल इसकी सबसे बड़ी हार थी। सुबह हुई तो हुरिया इसी कमरे में मौजूद थी मगर इसका दिल रात से भी ज्यादा बोझल था। अरसल दोबारा कमरे में आया, इसके लहजे में सख्ती थी जैसे वो बात मुकम्मल करना चाहता हो मगर हुरिया ने साफ कहा कि बात खत्म हो चुकी है, वो जो चाहता था वो हासिल कर चुका है, अब मजीद कुछ बाकी नहीं। असल ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई कि वो इससे मोहब्बत करता है। हुरिया ने इसकी तरफ देखकर कहा, मोहब्बत दावन से नहीं सबूत से साबित होती है। असल ने सवाल किया, कैसा सबूत? क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? हुरिया ने सर्दे लहजे में जवाब दिया, अगर वाकई मोहब्बत है तो मेरे लिए अपनी जान दे दो। ये सुनकर कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। असल कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ गया और कमरे से बाहर निकल गया। हुरिया ने इसे आवाज दी मगर वो जा चुका था। इसके दिल में अचानक एक बेचैनी जाग उठी, जैसे इसने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसके अंजाम का इसे अंदाजा ना हो, और वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। हुरिया के कदम एक लम्हे को रुके जैसे वो खुद से लड़ रही हो। फिर इसने पेशानी से दुपट्टा संभाला और तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। नीचे पहुंचकर इसने घबराहट में खादिमा से पूछा, वो कहाँ गए? जवाब मिला कि वो फौरन गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं। ये सुनकर हुरिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने बगैर वक्त जाया किए अपनी गाड़ी निकलवाई और शहर से बाहर जाने का कहा। ड्राइवर ने कुछ पूछना चाहा मगर इसके चेहरे की संजीदगी देखकर खामोश हो गया। दूसरी तरफ अरसल की गाड़ी तेजी से शहर की हुदूद से निकल चुकी थी। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था जैसे वो कोई आखिरी फैसला कर चुका हो। इसने फोन बंद किया, तमाम पैगामात नजरअंदाज किए और एक सुनसान सड़क की तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक पल के किनारे जाकर रुकी जहां नीचे गहरी खाई थी। वो आहिस्ता से नीचे उतरा। हवा तेज थी मगर इसके कदम मजबूत थे। इसने फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और धीमे लहजे में बोला, तुमने कहा था मोहब्बत साबित करो,
आज मैं दिखाता हूँ कि ये सिर्फ लफ्ज नहीं, हकीकत है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो शायद तुम कभी ये ना कहो कि मैं खुद गरज था। इसने वीडियो बंद की और पल के किनारे जाकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे होरिया की गाड़ी वहां पहुंची। ब्रेक की तेज आवाज के साथ वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पूरी कुव्वत से चीखी, अरसल रुक जाओ। इसकी आवाज सुनकर वो एक लम्हे को मुड़ा, मगर इसके चेहरे पर अज़म अब भी कायम था। होरिया दौड़ती हुई इसके करीब पहुंची, सांसें तेज, आंखों में खौफ। तुम पागल हो गए हो। मैंने वो बात बस गुस्से में कही थी और तुम इसे सच मान बैठे। असल ने सुकून से जवाब दिया, मैंने हमेशा वही माना है जो मेरे दिल ने कहा, और दिल ने तुम्हें सच कहा है। होरिया ने बेखरारी से सर हिलाया। मोहब्बत का मतलब अपनी जान देना नहीं होता। ये कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ एक गलती है। असल ने हल्का सा कदम खींचे लिया, मगर इसकी नजरें अब भी होरिया पर थी। तुमने खुद कहा था कि मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। इसने आहिस्ता से कहा। हाँ, मगर पागलपन नहीं। होरिया ने तेजी से आगे बढ़ते हुए इसका हाथ थाम लिया, जैसे इसे किसी अंधेरे किनारे से वापस खींच रही हो। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर गिरफ्त मजबूत थी। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो जिंदा रहकर साबित करो, ना कि मरकर। मोहब्बत जिंदगी देती है, छीनती नहीं। बुआ अब भी तेज चल रही थी, मगर इस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश जंग रुक गई थी। अरसल ने इसके हाथ को देखा, फिर इसके आंखों में झांका, जहां पहली बार इसे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि यह खौफ भी नजर आया। इसे खोने का खौफ, और शायद यही वो लम्हा था जब इसे एहसास हुआ कि मोहब्बत का असल इम्तिहान मरना नहीं बल्कि जीना होता है। अब बस वापस आ जाओ। होरिया की आवाज लरज रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ इसका खौफ बाहर आ रहा हो। मैं मान गई। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसने बामुश्किल कहा। असल ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे से वापस लौट रहा हो, और आहिस्ता आहिस्ता पलट आया। इसके कदम सुस्त थे, मगर रुख बदल चुका था। होरिया ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। इसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। मैं डरी हुई थी, इसलिए तुम्हें आजमाया, मगर अब समझ आ रहा है कि तुम सच्चे हो। असल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सुकून नहीं चाहिए, बस तुम्हारा एतबार। होरिया ने इसकी तरफ देखकर जवाब दिया, एतबार तब आता है जब सच सामने हो, और आज तुमने वो सच दिखा दिया। दोनों पल के किनारे खड़े थे, नीचे गहरी खाई, मगर इस लम्हे वो किसी अंजाम के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के किनारे खड़े थे। वापसी के सफर में दोनों खामोश रहे, मगर इस खामोशी में अब सवाल नहीं, एक अजीब सा यकीन था। शहर की रोशनियां करीब आ रही थी और इनके दरमियान भी कुछ बदल चुका था। होरिया के दिल में पहली बार एक नरम सा एतबार जन्म ले रहा था, और अरसद पहली बार किसी की नजरों में मुकम्मल दिखाई दे रहा था। अगली सुबह होरिया किचन में बैठी चाय पी रही थी, मगर इसका ज़हन अब भी पिछली रात के मनाजिर में उलझा हुआ था। पल, वो लम्हा, अरसल का पलट आना, सब कुछ जैसे इसके अंदर हलचल मचा रहा था। दिल अभी भी पूरी तरह पुरसुकून नहीं था, मगर एक बात वाज़ा हो चुकी थी कि वो अब इसकी नीयत पर शक नहीं कर सकती। इसी सोच में गुम थी कि फोन बजा। नामालूम नंबर था। इसने हल्के से कॉल उठाई, और अगले ही लम्हे इसके हाथ से कप छूट कर जमीन पर गिर गया। खबर सुनकर जैसे इसकी दुनिया रुक गई। असल का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल के आईसीयू में था। होरिया बगैर कुछ सोचे दौड़ी, ना दुपट्टा संभाला ना खुद को, बस एक ही ख्याल था, वो ठीक हो। रास्ते भर इसके दिल में पछतावे की लहर उठती रही, जैसे हर गुजरा हुआ लम्हा इसे चुभ रहा हो। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधी ऊपर के मंजिल की तरफ भागी। सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस टूट रही थी, मगर वो रुकी नहीं। आईसीयू के बाहर पहुंचकर जब इसने शीशे के पार असल को देखा, बेहिस जख्मी, मशीनों में झगड़ा हुआ, तो इसके कदम वही रुक गए। वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई, सर झुका लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पागल थी जो तुम्हें समझ ना सकी, इसने खुद से सरगोशी की। तुम्हारी मोहब्बत को सवालों में तोलती रही और तुम सच थे। नर्स ने आकर बताया कि वो नीम होश में है, अगर कुछ कहना है तो कह सकती है। होरिया फौरन उठी, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो इसके करीब खड़ी हो गई, इसका हाथ आहिस्ता से थामा। असल, अगर तुम सुन सकते हो तो बस अब रुक जाओ। तुमने सब कुछ साबित कर दिया, तुम सच्चे हो। इसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें परखा, मगर मोहब्बत तुमने की थी। मैं तो बस सवाल करती रही। इसी लम्हे अरसल की उंगलियां हिली। होरिया चौंक गई, इसका हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो इसे वापस जिंदगी में खींच रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें खुलने लगी,
डॉक्टर फौरन अंदर आ गए और हुरिया को बाहर जाने को कहा। वो दरवाजे से बाहर आई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। इसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। अब सब कुछ इसे एक लम्हे पर टिका हुआ था। जिंदगी और मोहब्बत दोनों का फैसला होने वाला था। वो दरवाजे के साथ लगी खड़ी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आया और खदरे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात अभी नाजुक जरूर है, मगर रद्दे अमल मिल रहा है। अगर अगले 24 घंटे संभल गए तो खतरा टल सकता है। हुरिया ने फौरन पूछा, क्या वो इससे बात कर सकती है? डॉक्टर ने मुख्तसर इजाजत दी, बस जज्बात पर काबू रखने की शर्त के साथ। हुरिया धीरे कदमों से दोबारा कमरे में दाखिल हुई। असल की आंखें अब नीम वा थी, जैसे वो धुंधले मंजर को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हुरिया इसके करीब गई और इसका हाथ थाम लिया। असल, इसकी आवाज में नरमी भी थी और लर्जिश भी। असल ने बामुश्किल लब हिलाए। तुम रो रही हो? हुरिया हल्का सा मुस्कुराई, आंसू साफ किए। तुमने वाकई हद कर दी, पागल हो गए थे क्या? असल ने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने कहा था साबित करो, तो मैं निकल गया। हुरिया ने इसके हाथ को और मजबूती से थामा। मुझे तुमसे ये साबित नहीं चाहिए था, मुझे बस यकीन चाहिए था। असल ने आंखें आहिस्ता से बंद की और धीरे से कहा, यकीन लफ्जों से नहीं आता, अमल से आता है। इसके ये अल्फाज हुरिया के दिल में उतर गए। वो झुकी और इसकी पेशानी को हल्के से चूम लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शायद पहले समझ नहीं पाई, मगर अब जानती हूँ, तुम ही सब कुछ हो। असल ने कमजोर सा हाथ दबाया। तो फिर अब भागना नहीं? हुरिया ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अब कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ रहना है हर हाल में। हॉस्पिटल की वो सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी हुरिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जो पूरी रात इसके पास बैठी रही थी। नर्सें आ जा रही थी, डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, मगर हुरिया की तवज्जो सिर्फ एक चीज पर थी, असल के चेहरे पर वापस आती जिंदगी की हल्की सी झलक। मैडम, वो होश में आ रहे हैं, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। हुरिया ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। अगले ही लम्हे असल की पलकें हिलने लगी, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। सफेद छत, मशीनों की आवाजें और फिर हुरिया का चेहरा, जिसमें बेचैनी भी थी और सुकून भी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हुरिया ने धीरे से कहा। मैं ये मान चुकी हूँ, अब तुम्हें भी मानना होगा। असल ने आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली और हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम रो रही थी ना? हुरिया हंस पड़ी, आंसुओं के साथ। आंखों ने खुद ही बहाना ढूंढ लिए थे। असल ने कमजोर सी आवाज में कहा, तो अब हंसो, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। हुरिया ने इसकी उंगलियां दबाई और इस लम्हे दोनों के दरमियान जो खामोशी थी, वो अब किसी दर्द की नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी के सुकून की थी। ऐसी कहानी जो आजमाइशों से गुजरी, टूटी, बिखरी, मगर आखिरकार सच और मोहब्बत के साथ जुड़ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें वापस लाकर खुद मार देती, हुरिया ने सर झुकाकर कहा।